नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। वादी कश्मीर में जिस प्रकार का माहौल है, वहां पे जश्न कश्मीर तो मनाया जा रहा है, लेकिन हाल कश्मीर में आपको मंदिरों के शहर जम्मू से हर रोज बताने की कोशिश करता हूं। और वहां पे खासूसन तौर पे कश्मीरी पंडित समुदाय और डोगरा एम्प्लॉयज और रिजर्व कैटेगरी के तहत वहां पे मुलाजमीन हैं, वो सेलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट्स किलिंग के चलते वहां से मूव करके जम्मू में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं रिलोकेट जम्मू में किया जाए, वहां पे माहौल खौफनुमा है और ट्रांसफर कंप्रहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए। आज 175 दिन होने वाले हैं। इस समय रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में हूं और यहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय हर रोज की तरह आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इनके समर्थन में जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के स्पोक्स पर्सन राकेश हंडू जी, जिन्होंने 1990 का भी दौर देखा जब वहां से मूव हुए और हाल ही में 16 के करीब परिवार फिर माइग्रेशन करके जो है जम्मू आए हैं और उन्होंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया है। आज उनके समर्थन में उतरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं और क्यों 170 दिन लग गए उनको यहां तक पहुंचने के लिए। हंडू साहब, क्या कहेंगे? 170 दिन से ज्यादा होने वाला है और कोई सुनवाई नहीं इनकी। मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की है कि 170 दिन से इनके पास यहाँ कोई सुध लेने नहीं आया। दूसरी बात, जहां आपने 90 की बात की, आज मुझे सिर्फ इतना ही डिफरेंस दिख रहा है 32 साल में कि तब हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते थे गीता भवन में, जब मास माइग्रेशन हो रही थी 90 में, तब भी करते थे। और आज वक्त बदल गया और वही प्रदर्शन आज हो रहे, खाली वेन्यू बदल गया। अब गीता भवन से रिलीफ कमिश्नर, तब सारे रिलीफ कमिश्नर या जितने भी तहसीलदार वगैरह थे, या चाहे वो माइग्रेट सर्टिफिकेट बनानी है, चाहे रिलीफ देना है, किसी को राशन देना है, वो गीता भवन से होता था और शिव मंदिर से लाइन लगती थी पीछे। तो वही हाल है आज की डेट में। हैरानगी इस बात की है, जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है यहाँ, इनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2010 में, आपने पिछले 1 साल से पहले सुना कोई टारगेट किलिंग हुई है किसी नॉन कश्मीरी लेबर को या किसी जम्मू के डोगरे को वहां पे मारा गया? जब भी ये दिल्ली में या वहां पे नागपुर में जुबान खोलते हैं, उसका खमियाजा कश्मीर में हमें भुगतना पड़ रहा है। अब पॉलिटिकली इसको टारगेट कर रहे हैं। पॉलिटिकली टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, हमें एक उम्मीद थी। अब आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हो। 2008 में हमने पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि हम 90 से निराश हो गए थे। तो हमारे जो कश्मीरी समाज के कुछ दिग्गज लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने 2008 में देखा कि हमें कोई सुध नहीं ले रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी याद आ रही है। लेकिन 2008 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा है फारूक अब्दुल्ला के हजरतुल कॉन्स्टिट्यूंसी से, 14 कैंडिडेट हमने खड़ा किए। उस टाइम पे भी हमें मालूम था हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, जिन्होंने हमें निकाला वो वोट थोड़ी डालेंगे। बट ये था कि हम अपना हक जो है वहां नहीं छोड़ेंगे, उनको एक मैसेज देंगे कि कश्मीरी पंडित को आपने निकाला है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो 7 पलायन पहले हो चुके हैं। हमने अपने रूट्स वापस गाड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने इचले गए थे। तो 2008 हम निराश होकर हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसके बाद हम आराम से बैठ गए। 2014 से हमें आशाएं जग गई, मोदी जी आ गए। तो मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी, जो यहाँ पे कश्मीरी हमारे केडीडी जिसको बोलते हैं, डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट, उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताइए 8 साल में आपने कश्मीरी पंडितों को वादे के अलावा या बलि के बकरे के अलावा क्या किया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ खजूरिया जी, मुझे बताए तो, सवाल का जवाब तो दे। आज ये 1 साल से ही क्यों टारगेट किलिंग हो रही है? इससे पहले इसका जिम्मेदार कौन है? आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? कल से एक सोशल मीडिया पे ऑर्डर निकल रहा है, कई डिपार्टमेंट्स में सैलरी रिलीज हुई है, ऑर्डर निकला है, हुई नहीं है, 41 दिन पुराना ऑर्डर है। अरे गवर्नमेंट में कंफ्यूजन है। मनोज सिन्हा जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ वो जश्न कश्मीर मना रहे हैं? आप देखो रोज कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर कश्मीर में लिरसा गोश्ताबा तबकमास खाने जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट कर रहा है। अरे इनको सुध नहीं लेने आ रहा है कोई भाई। अभी वेसू में थे कल मनमोहन, ये अपने गवर्नर साहब हमारे वहाँ पे कुछ कर रहे थे, वहाँ पे बगल में हमारा कैंप भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई थी, इनकी सूद लेने आए थे। डॉक्टर निर्मल सिंह जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, वो उसमें लीड कर रहे हैं। हाँ, तो वो जब गए तो उनका बयान आया ट्विटर पे, बोलते जो वहाँ पे अभी रिसेंट पलायन हुआ है सोपोर के गाँव से, वो लोग बेचारे जम्मू में बैठे हैं, बोलते हैं जी वो तो समर कैपिटल में गए हैं क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स वॉप सब निकले हैं। वो तो ऑन रिकॉर्ड्स बयान है उनका। उन्हीं को वो कहते हैं ना कि मेरा कातिल भी तू ही, मेरा मुंशी भी तू ही है। कमेटी तो बना दी दिखाने के लिए और ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, अभी वही लिख रहे हैं। बोलते जी जो अभी वहां से माइग्रेशन हुई है पूरन भट्ट के मरने किलिंग के बाद, वो लोग तो जम्मू आए समर कैपिटल में। ये तो उनके परिवार से बात हुई थी, वो कह रहे हैं हम माइग्रेट करके आ गए, दोबारा वापस नहीं जाएंगे और अपनी जमीन लगभग 200 कनाल के करीब जमीन है और 19 परिवार थे उस गांव में, वो छोड़ के आ चुके हैं। भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ, ये वो परिवार थे जो 32 साल से
मैंने 90 के हालात देखे हैं, मैंने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जगमोहन के टाइम पे काम किया हुआ है। मैंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ा है। मैं गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला घुमा हूं। तो मैंने इलेक्शन कहाँ से कंटेस्ट की थी? हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, हैदराबाद से। हाँ, बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस है रैनावारी, तो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, मतलब रैनावारी उसके अंडर पड़ता है। जब हमने पॉलिटिकल पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन आप मेरे साथ कुछ साथी हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, पीएम पैकेज के तहत लगे थे। इनकी सैलरी जो है वो बंद हो रखी है। जहां पे धरना प्रदर्शन पे तो बैठे हैं, लेकिन सैलरी बंद हो गई है। दो तरह का इनके साथ इस वक्त बर्ताव है। अगर वादी कश्मीर में जाते हैं तो टारगेट स्केलिंग का खतरा है, यहाँ पे है तो सैलरी बंद होगी। इस पे क्या कहेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है, कहाँ सो रही है सरकार। अरे इनसे बात तो करो, बुला लो इनको। आप पिछले 8 साल में एक क्वार्टर नहीं बना पाए। जगती मनमोहन सिंह, पीएम पैकेज मनमोहन सिंह, आप भले ही कितनी गाली दो। अब ये सोशल मीडिया का वीडियो जाएगा, मुझे बोलेंगे देशद्रोही, मुझे बोलेंगे कांग्रेसी। हमारे साथ में विडम्बना यही है कि जब भी हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हमारे को टीका लगाया जाता है, हमारे ही समाज के लोग, कि ये तो बीजेपी का अपोजिशन है मोदी जी का, ये तो कांग्रेसी है, ये तो एंटी नेशनल है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, वो मुझे आज बता दे 8 साल के अंदर आपने कश्मीर में एक क्वार्टर बनाया। जब राजनाथ सिंह जी थे होम मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, उस टाइम पे उनको एक ऑफिशियल लेटर दिया गया कि आप लैंड आइडेंटिफाई करो, बजट एलोकेट हुआ, रह रहे हैं। क्या गारंटी है उनको कि घर से बाहर उनको नहीं मारा जाए? जो बंदा वहां पे 15 दिन पहले 15 से कभी निकला ही नहीं, उसको तो घर के दरवाजे के बाहर मारा गया। उसके जैसे आपने बोला 200 कनाल जमीन छोड़ के आया। सर मेरी 3 महीने से बंद है और बाकियों की भी यहाँ 4-4, 5-5 महीने से बंद है। क्या कहते हैं डीडीओ? जैसे मैंने कल कई डीडीओ से बात की थी तो उन्होंने कुछ कहा था, बाद में वो ऑर्डर भी रिलीज हुआ, लेकिन डीडीओ क्या कहते हैं? अगर आपकी बातचीत सर डीडीओ ने कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकाला है। रिटर्न ऑर्डर पे तो कोई बात नहीं करता, हर कोई बोलता है कि वर्बल हमें वो ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर आया है। अब वो ऊपर कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता हमें। देता है कोई बोलता है प्राण नहीं भराया आप लोगों ने, शायद आपकी तब नहीं रिलीज हो रही है। ये बहाने हैं सारे। हमने सब कुछ कर दिया है, हमारा सब कुछ हो चुका है पूरा, बट फिर भी हमारी रिलीज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं वो जाने, रीजंस क्या है। हम लोगों ने और कोई बात नहीं किया, उल्टा हमने ये बोला कि हमें बैठ के सैलरी नहीं चाहिए, हमको किसी के ऊपर बोझ नहीं है। जो है सेंटर देता है वो हमारे लिए वहाँ पे भी देता है, यहाँ पे भी वही दे सकता है। हम उसी सेंटर से ही गुहार लगा रहे हैं, हम उसी गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी जानों के लिए कुछ किया जाए। हम लोग पे चलती नहीं है तो हम पे टेररिज्म अपना रहे हैं, जिन पे चलती है उन पे अपना रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाइए और वहाँ पे 10 से 4 उनको बता के भी रखा है कि 10 से 4 ये लोग हैं यहाँ पे, आप लोग मार सकते हैं। हम जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा, फिर क्या होगा? हाँ, ये बहुत निंदा की बात है, ये बहुत गलत बात है, सारे कंडेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट हमारे लिए कोई कंक्रीट प्लान नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। जैसे अभी तक इतनी मौतों पे नहीं आया तो आगे भी कहाँ आएगा। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि और एक लाश ना बिछे। अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन सवाल ये है, वादी कश्मीर से आके जहाँ जान तो बचा लेंगे, लेकिन सवाल अभी ब्रेड एंड बटर पे आ रखा है, तनख्वाह नहीं मिल रही। डबल एज स्वाड से गुजर रहे हैं वादी कश्मीर में मारने। एक ऑर्डर कॉपी में ये लिखवाइए कि सब एम्प्लॉयज की सैलरी रिलीज कर दीजिए, और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं ड्यूकॉम साहब से, आप अपने ऑफिस से 2 लाइनें लिख दीजिए। एजुकेशन विभाग की तो रिलीज हो रखी है तनख्वाह, मेरे कल ही बात हुई है। सबकी नहीं हो रखी है, सबकी नहीं हुई है, नहीं कुछ सबकी नहीं हुई है। मैं अनंतनाग से हूँ, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की नहीं हुई है। और ड्यूकॉम ऑफिस का यही कहना है, मेरी बात हुई थी, उन्होंने बाकी डीडीओ यही कह रहे हैं कि आप ड्यूकॉम ऑफिस से 2 लाइनें लिखवा के लाइए कि भाई सारे एम्प्लॉयज की सैलरी रिलीज कर रही है, तभी हम आपकी सैलरी रिलीज करेंगे। डिवकॉम ऑफिस क्या कहता है? डिवकॉम ऑफिस कह रहे हैं हमने कमेटी बनाई है, हम बात कर रहे हैं, हमने मीटिंग भेजी है, फाइल भेजी है हमने। देखिए जी, कल वाली बात आज दोबारा आ गई है। कल एक लेटर आया था आरडीडी का, जिसमें 42 दिन लग चुके उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करने में डायरेक्टर ने रिस्पेक्टिव डीडीओज को। आज फिर वही बात है। सवाल यह है कि सरकार की मंशा है इनको तनख्वाह दी जाए। अंडर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी ने एक ऑर्डर रिलीज किया था 29/9 को आरडीडी को कि इनकी तनख्वाह रिलीज की जाए, लेकिन सरकार के उस ऑर्डर को नजरअंदाज किया गया। अब बात आज मैं इनसे कर रहा हूं तो एजुकेशन विभाग की है, और एजुकेशन विभाग को ये कहा जा रहा था कल तक कि बड़े सारे कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी रिलीज कर दी गई है, लेकिन
अभी भी कुछ ऐसे विभाग हैं एजुकेशन के अंदर, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी रिलीज नहीं की गई है। सवाल कल भी था, सवाल आज भी है, ये जानबूझ के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है या सरकार नहीं चाहती। हालांकि सरकार का ऑर्डर हमने देखा, तो अगर जानबूझ के कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और बाबूगिरी वहां पे इस तरीके से चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो क्या वो सरकार को नहीं मानती है या नहीं समझती है? ये राय मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। और इन कर्मचारियों का क्या कसूर है जिनकी सैलरी बंद कर दी गई है, और वह कौन सी ताकतें हैं जो इनको तो वहां बसने नहीं देना चाहते, वो तो अलग सी बात है, टारगेट किलिंग करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी भी रोकना चाहती हैं। वो ताकतों को चार्ट आउट करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं, हमें जरूर जानकारी दीजिएगा। हांडू जी के बाद चलेंगे लास्ट में एक बार फिर से। हांडू जी, अब चलेगी बात आपकी। 90 का दशक आपने देखा, उस समय आप जहां पे आए, ये भी दशक देखा आपने, इलेक्शन भी लड़ी फारूक अब्दुल्ला के साहब के खिलाफ। क्या वजह रहेगी कश्मीरी पंडित समुदाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप को आज की डेट में ठगा हुआ महसूस कर रहा है? देखो, उसका बहुत बड़ा लॉजिक ये है और रीजन ये है कि कश्मीरी पंडित जो स्कैटर्ड है, लंदन से लेके यूएसए से लेके आप कहीं भी चले जाइए, तो हमारे वोट स्कैटर्ड है। और हमारी जो यहाँ पे गेम खेला गया, मैंने वहां पे देखा, हमारी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, हजरतबल। तो हजरतबल को इन्होंने, जहां 2-3 एरियाज थे जहां पे हमारी, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कश्मीरी पंडितों की मेजोरिटी थी, बट 40-60 का रेशियो था, जिसमें रैनावारी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जैसे हब्बा कदल, अगर मोहम्मद लड़ते नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसके 2 हिस्से कर दिए तो पंडित वोट बढ़ गया। अब हब्बा कदल को क्या किया, जड़ी बल जोड़ दिया, तो वहां पे कश्मीरी पंडितों के वोट वोट बढ़ गया, इस पर बाद में बात करेंगे। एक सवाल यहां से निकल आया, जी जो साथ क्यों नहीं आते हैं? मैं आपको बहुत बधाई देता हूं इसके लिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो एक तो जवाब दूंगा जो आपने निर्मल सिंह जी के बारे में बोला। आज जो जेएंडके में गवर्नर साहब हैं, ये आज यूटी है, इसको चलाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है कि हमारे समाज के लोग, हमारे सो कॉल्ड लीडर बोलूंगा फिर से, और रिप्रेजेंटेटिव, जो टीवी पे डिबेट आप देखते हो, जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हो, उनका आप उठाइए, वो कभी कश्मीर रहे नहीं है, वो कश्मीर पैदा हुए नहीं है। उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के इनसे सुन लिया, इनसे सुन लिया, इनसे सुन लिया, इनसे सुन लिया, और टीवी डिबेट पे बैठ गए, क्योंकि वो टीआरपी के लिए उनको पैसा मिलता है वहां पे। उनको रियलिटी में आप उनका गूगल कीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया, आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैंने बोला, मैंने 2008 में इलेक्शन लड़ा, आप गूगल कीजिए, आपको पता चले बीजेपी से ज्यादा वोट मेरे को कश्मीर में आए। बीजेपी ने वहां पे लोकल मुसलमान को टिकट दिया। संजय सराफ जी की लोक जनशक्ति पार्टी से भी एक मुसलमान लड़ा था 2008 में, मैं उसके आगे निकल गया जब मैं जयपुर से यहाँ लड़ने आया था। तो ये बीजेपी का चेहरा है, जो ये अभी नाच नगमे और डांस कर रहे हैं श्रीनगर में। इन्होंने तो कांग्रेस को तो अल्टीमेटली 87 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरानी पड़ गई और राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ, और ये बंदूक। सवाल मेरा फिर वही है, इस पे बाद में बात करेंगे कि कश्मीरी पंडित समुदाय के सो कॉल्ड लीडर और रिप्रेजेंटेटिव एक प्लेटफॉर्म में, श्रीनगर की बात करूं, लाल चौक में क्यों नहीं एक साथ इकट्ठा होकर कहते हैं कि अगर गलत हो रहा है, आप आज समर्थन में आए हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, या जम्मू में कहीं एक प्लेटफॉर्म पे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो एक साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है या कुछ अपना मोटिव हो सकता है? भाई साहब, मैं वही बोल रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होते तो आज वो यहाँ खड़े नहीं होते। हाँ, कुछ नेता थे, मैं सबको ब्लेम नहीं करता हूँ। ये जंतर मंतर आए थे, वहां पे मैं भी था, और कुछ हमारे वहां पे जो एसोसिएशन है वो भी सामने आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं शादी ब्याह अटेंड करने, तो यहाँ पे मंच को यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे नहीं हुआ था शाहीन बाग में। आप बड़े अच्छे तरीके से इस बात को कटाक्ष के तौर पे कह रहे हैं, शादी ब्याह अटेंड करने आते हैं, यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी लगती है आपको? कमी तो है, आज कैसे दूर होगी? कमी नहीं होती तो आज ये दुर्दशा होती है हमारी 32 साल के बाद। आप बताइए मुझे। हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हीं पार्टियों को बुलाते हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है। आप सरकार पे जा रहे हैं दोबारा। मैं लोकल लीडर की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडित की। सरकार की बाद में बात है, लोकल लीडर नहीं इकट्ठे हो रहे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं इकट्ठे हो रहे, सरकार के बाद की बात है। वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, वो तो दुर्भाग्य है ही है। आप अगर एक कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो मैं इन जनरल आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, आपके कितने पिक्चर हॉल यहाँ पे बुक थे? आपको टिकट मिली थी? कितने लोगों ने स्पॉन्सर किया पकड़ पकड़ के बीजेपी वाले, चलो आओ कश्मीर फाइल्स देखो। आज कहां सो रहे हैं? 70 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कश्मीर फाइल्स देखी। क्या आपके साथ ये त्रासदी हुई है? कहां मर गए वो 70 करोड़ लोग? यही गलतफहमी में जब हम कश्मीर से 90 में निकले थे, उस टाइम पे भी हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि इस देश की जनता जगेगी हमारे सपोर्ट में। इजराइल में कुछ होता है तो पूरा हिंदुस्तान का जितना भी आप मुस्लिम समाज है सड़कों पे निकलता है। आज हमारे हिंदू कहां है? क्या कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर का ठेका ले रखा है? 370 हटाई गई, क्यों नहीं बसते वहां? जब 370 में हटाया गया, वो अलग बात के पीछे से क्या बैकडोर से डोमिसाइल लाया गया, उसके ऊपर भी मेरी काफी डिबेट हुई है। इनको तो पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, इनको तो पता ही नहीं करना है क्या है। ये यहाँ
जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को, जबकि यहाँ पे रिलीजियस बेस अलग है, जम्मू का अलग बेस है। यार आप मुझे एक चीज बताओ, आप लद्दाख को यूटी बना सकते हो। आज हम यही बोल रहे हैं कि कश्मीर के 2 फाड़ कर दो ना, अगर आपको जिंदगी भर सोल्यूशन करना है। अगर आप पार्लियामेंट में धारा 370 की धज्जियां उड़ा सकते हो, करो ना कल डिक्लेयर। जम्मू को स्टेट दे दो, जम्मू वालों को अपना हक मिले, कश्मीरी पंडितों को एक एरिया दे दो, वहां हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। मुझे नहीं चाहिए बीएसएफ वाला, मुझे नहीं चाहिए सीआरपी वाला। मैंने 90 में भी AK-47 चलाई है, मैंने कार्बन चलाई है, HLR चलाई है, पिस्टल चलाई है जगमोहन के टाइम पे। मैं ट्रेंड हूँ, दे दीजिए मुझे अगर दम है। ये बुजदिल कायर एक निहत्थे के ऊपर गोली चलाते हैं, मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, दे दो AK-47। मैं जाऊंगा गाँव सामने आके कोई दिखाए। मैंने इनका टट्टी पेशाब तो 90 में निकाला था। ये तो बुजदिल कौम है, मैं बता रहा हूँ, हमसे ही तो निकले हैं। ये कौन है? कश्मीरी पंडितों के जो बुजदिल लोग थे वो कन्वर्ट हो गए, ये तो वही बुजदिल कौम है। ये क्या मारे की हमें यार। अनफॉर्चुनेटली वही बात आपने बोली, हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। इसकी वजह से हम आज इस दुर्दशा पे पहुंच चुके हैं। हर बंदा पैसे कमाने में लगा हुआ, खासकर हिंदू की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि मैं अपील कर सकता हूँ कि आइए, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में है, अगर कुछ हो सकता है तो अभी हो सकता है और इसी सरकार में हो सकता है, ना इससे पहले ना इसके बाद कुछ हो। आइए, प्लेटफॉर्म है और अगर कुछ हो सकता है तो आज की डेट में हो सकता है, ना इससे पहले हो सकता था, ना इसके बाद होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के स्पोक्स पर्सन हांडू साहब आज हमारे साथ है, जिन्होंने हजरतबल से इलेक्शन लड़ी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, और साफ तौर पे कहा है कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इसको एक साथ मिलके ठीक किया जा सकता है। बहरहाल कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, ये आने वाला वक्त रहेगा। आपकी क्या वैल्यूएबल राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।